तो आपको एग्जांपल्स दे रही थी मैं, नेचुरल सिलेक्शन जहां जहां पे हुआ है। एक एग्जांपल आपको ग्रेट ब्रिटेन का दिया था, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म उसको कहा जाता है। मेलेनिज्म इसलिए कहा जाता है कि मेलेनिन के पिगमेंट के ऊपर डिपेंड था वहां पे इवोल्यूशन, कि कितने वो डार्क कलर्ड थे या कितने लाइट कलर्ड थे, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहा जाता था। उन मोथ का नाम था पेपर्ड मोथ, जो वो स्पीशीज थी दैट वाज पेपर्ड मोथ। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंसेक्ट्स का हुआ। थर्ड एग्जांपल है रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिया हैं, आज क्या है आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास बहुत पहले से हैं, लेकिन आज भी नई से नई एंटीबायोटिक क्यों हमें जो है डिस्कवर करनी पड़ रही है, क्यों हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही है, उसके पीछे एक रीजन है कि आपको जब भी जैसे कोई भी डिजीज होती है, कोई ऐसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है कि जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो आपकी बॉडी को हार्म कर रही है और जो है वो ट्रीट नहीं हो पा रही है। किसी भी आप मेडिसिन का यूज कर रहे हो एक्सेप्ट एंटीबायोटिक्स और वो ट्रीट नहीं हो पा रही है और वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, उस केस में नॉर्मल उसी केस में हमें क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स हमें लेनी चाहिए या डॉक्टर को उसी कंडीशन में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि ट्रीट ही नहीं हो पा रही हो। लेकिन अब क्या होता है कि अगर नॉर्मल बैक्टीरियल डिजीज भी है उस टाइम पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमें एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि वही कि मान लो जो बैक्टीरिया आपके अंदर हैं, आपकी बॉडी में, आपकी में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उनमें से अगर कोई भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ या उसमें ऐसी कोई जीन्स प्रेजेंट हुई जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, तो आपने क्या कर दिया, उसका इवोल्यूशन प्रमोट कर दिया। आपने क्या किया, बाकी सारे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से खत्म हो गए, लेकिन आपकी डिजीज भी क्योर हो गई क्योंकि एक दो कुछ बैक्टीरिया बचे हैं। डिजीज तो क्योर हो गई, लेकिन अब एक ऐसा बैक्टीरिया जो है उसकी पॉपुलेशन अराइज हो गई जो कि उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था। तो अब उस बैक्टीरिया के लिए आपको एक न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो यूज किया जा रहा है एंटीबायोटिक का वो जुडिशियस यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में दी जाती हैं जबकि उस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा हो, वो इतनी फैटल डिजीज हो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हो, इन दैट केस एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। लेकिन आज जो एक्यूट डिजीजेस हैं उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक हो चुके हैं और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एग्जांपल है किस तरह से जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी फोर्स के थ्रू हो रहा हो, जिससे नई स्पीशीज की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक थे आपके एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैंने आपको करवाया था एक टॉपिक एविडेंसेस इन स्पोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये करवाया था मैंने एक टॉपिक। कोई बच्चा बता सकता है कौन कौन से एविडेंसेस हैं, मुझे नाम बता देंगे जल्दी से। एक तो आया था होमोलोगस ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर या ओरिजिन सेम है बट उनके जो ऑर्गन्स के फंक्शन है वो फंक्शंस आर डिफरेंट। ओरिजिन सेम, फंक्शंस आर डिफरेंट। इसमें एग्जांपल भी आपको मैंने दिया था, दैट आर 4 limbs ऑफ ह्यूमन बीइंग, 4 limb या
फोर आर्म ऑफ टाइगर या विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये सारे के सारे इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बोन्स जो है सब कुछ सेम है, नंबर सेम है, बट इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और वो किस तरह का इवोल्यूशन शो करते हैं? दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहता है? क्योंकि उनका एंसेस्टर कॉमन है और उस कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग स्पीशीज अलग अलग एनवायरमेंट में रेडिएट कर गई, मूव कर गई, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो हमारे मैमल्स में यही माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो श्रियो लाइक स्मॉल जो मैमल्स थे, उनसे हमारी जो अलग अलग स्पीशीज बनी हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनी है। क्योंकि जब हम इनके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम मिलता है बट फंक्शंस आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है अलग अलग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने एग्जांपल क्या किया था? एनालॉगस। ये वो ऑर्गन्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर या ओरिजिन जिसको हम कहें वो डिफरेंट है, मतलब एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं बट फंक्शन आर सेम। तो इस तरह के ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। और यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ है वो कौन सा हुआ? कन्वर्जेंट। किस तरह से हुआ? ये अलग अलग एंसेस्ट्रल है, ये अलग एंसेस्टर है, इनसे जो स्पीशीज बनी उनमें जो कैरेक्टर है वो एक जैसे हमें दिखाई दिए, तो ये कौन सा इवोल्यूशन हो गया? दैट इवोल्यूशन इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये हमने देखे थे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे देखे थे, मैं नाम अभी बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। थर्ड वन हमने देखा था वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका आज कोई वर्क नहीं है हमारी बॉडी में। फोर्थ हमने एटाविज्म पढ़ा था। फिफ्थ हमने कनेक्टिंग लिंक पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें दो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। इट मींस वो इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किससे हुआ था। फिर हमने मिसिंग लिंक बताया था, जो आज नहीं है लेकिन उनके फॉसिल्स हमें बताते हैं कि किस तरह से वो दो ग्रुप्स को लिंक करते थे। तो यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स का जो है का नाम भी आता है, जिसमें जो रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का जो है मिसिंग लिंक है। ठीक है, अब 7 एक यहाँ पे आता है एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम फिशेस, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं, अब फिशेस वाला ग्रुप बिल्कुल सेपरेट हो जाता है क्योंकि इवोल्यूशन में बहुत पीछे है। हम इन ग्रुप्स को लेके चलते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग स्टेजेस हैं ऑफ एम्ब्रियो, वो बिल्कुल एक दो स्टेप तक बिल्कुल सेम होती हैं। इसको हम एक लॉ भी इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, उसको कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। इससे एक लॉ जो है डिराइव हुआ, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है? दैट इज ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने दिया था ये लॉ? दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये लॉ दिया था, दैट इज ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है ओंटोजेनी और फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होती है हमारी इवोल्यूशनरी
हिस्ट्री, मतलब वो इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर एंसेस्टर्स, वो डेवलपमेंट के वो स्टेप जो हमारे एंसेस्टर्स में होते थे, वो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि उसकी एम्ब्रियो की स्टेजेस में कौन कौन से स्टेप आते थे। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी कहा जाता है प्रेजेंट जो हमारी डेवलपमेंट होता है, जो हमारी ऑर्गेनिज्म की एक हिस्ट्री है। ऑन्टोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जाइगोट से लेके उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आई, कौन कौन से उसमें डेवलपमेंट के पैटर्न्स आए, तो वो सारे हमारी, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंडिविजुअल मेंबर की जो लाइफ हिस्ट्री है कि उसमें जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनी, एम्ब्रियो में किस किस तरह के स्ट्रक्चर बने, उसको कहते हैं ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी होता है कि उसके एंसेस्टर्स में क्या क्या स्टेप होते थे। तो इन्होंने कहा ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। आज आपके अंदर जो स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, वो वही होती हैं कुछ टाइम तक जो आपके एंसेस्टर्स में होती थी। तो ये लॉ बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि आज भी जब हम इन स्टेजेस को देखते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल में, तो कुछ स्टेजेस तक ये सेम दिखाई देती हैं, बाद में चेंजेस आते हैं। तो मींस ये हमारे इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट थे। क्लियर है सभी को? ये सभी बच्चों को क्लियर है ये वाला? Yes, ma'am. अच्छा, पहले रिकॉर्डिंग बंद करें बेटा।